स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके हमने जो है कुछ प्रश्न जो है पार्ट प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अपनी कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन हल किए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और दोस्तों ये जो है इसको आप जो है और आपके परीक्षा के मानसिक दबाव को कम करेगा। दोस्तों इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, हल करें और दोस्तों निरंतर अभ्यास करते रहें ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक आज 26 से लेकर के अंत 27 तक के प्रश्नों को। तो दोस्तों देखते हैं 27वां प्रश्न क्या पूछा है। तो दोस्तों 27वां प्रश्न पूछा है कि 26वां प्रश्न पूछा है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज की युद्ध से संबंधित है। दोस्तों बताना दिनकर जी की कौन सी रचना है जो भीष्म पितामह और धर्मराज के युद्ध से संबंधित है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिनकर का जो पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। इनकी दोस्तों जो रचना कुरुक्षेत्र है ये दोस्तों एक महाकाव्य है दोस्तों, और ये जो है 1946 में लिखा गया महाकाव्य है जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम की चर्चा की गई दोस्तों इसमें कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों इसमें भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में इसमें रचित है और जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम की चर्चा की गई है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने और भी बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं जिनमें रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, संस्कृति के 4 अध्याय आदि दोस्तों इनकी रचनाएं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कृति के लिए किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार। दोस्तों बताना है 4 दिए दोस्तों, केवल अपनी धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप और दोस्तों युग धारा। दोस्तों बताना किसकी रचना जो है दोस्तों दुष्यंत कुमार है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं प्रश्न क्रमांक 27। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 पूछा गया कि दोस्तों तो इसमें जो दुष्यंत कुमार की रचना दोस्तों वो है दोस्तों साए में धूप। साए में धूप दोस्तों दुष्यंत कुमार की गज़ल संग्रह भी है और इसी से दोस्तों ये ली गई है। दोस्तों जो दुष्यंत कुमार थे जो समकालीन कवि हैं, 1960 के बाद के कवियों में इनकी गिनती की जाती है। इसको आप अच्छी। इसके बाद दोस्तों इनकी और भी रचनाएं, सूर्य का स्वागत है और दोस्तों आवाज़ के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं दुष्यंत कुमार की। खूंटियों पर टंगे लोग दोस्तों ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और युग धारा दोस्तों नागार्जुन की रचना है। इसमें से इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो दोस्तों जो रामविलास शर्मा है एक ललित निबंधकार के रूप में नहीं है दोस्तों, ये जो है मार्क्सवादी आलोचक में है जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों दोस्तों जो है ललित निबंधकार हैं। प्रश्न क्रमांक 29 पूछा, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा है। दोस्तों आपको पता है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलती है दोस्तों, और इसका समय है दोस्तों 1943 से लेकर 1953 तक प्रगतिवाद। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो है प्रगतिवाद जो है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 30वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों प्रगतिवाद, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों, मार्क्सवादी चेतना। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह किस रूप में विख्यात थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह ने कुल दोस्तों 6 निबंध लिखे हैं। तो दोस्तों ये जो है एक निबंधकार के रूप में दोस्तों बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप इसका राइट आंसर दोस्तों एक निबंधकार के रूप में। दोस्तों इनके आचार्य जो सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनके दोस्तों जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो दोस्तों इस तरह हैं, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान और दोस्तों पवित्रता, ये दोस्तों इनके
महत्वपूर्ण निबंध हैं इसके। तो दोस्तों ये निबंध कार्य के रूप में प्रचलित। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में मोहन राकेश का एक नाटक बताना दोस्तों कौन सा है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो दोस्तों मोहन राकेश का जो नाटक है दोस्तों वो है लहरों के राजहंस। इसको आप अच्छी तरह से, जन्मेजय का नाट्य दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है और सिंदूर की होली दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो दोस्तों जो लहरों मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, जिसको आप अच्छी तरह से याद करें दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों इसकी रचना हुई थी 1963 में, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में तो कौन सा उपन्यासकार जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंचलिक उपन्यासकार वो उपन्यासकार कहलाते हैं जो एक क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज, परंपराओं, वहाँ के रहन सहन, खान पान का एक क्षेत्र विशेष का वर्णन करते हैं, तो वो दोस्तों ये आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं दोस्तों। इसमें बताना कौन सा आंचलिक उपन्यासकार, यशपाल, जयनंद कुमार, राही मासूम रजा और दोस्तों अज्ञे। तो दोस्तों जो राही मासूम रजा हैं दोस्तों एक जो है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। और इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, टोपी शुक्ला, सीन 75 और दिल एक सादा कागज, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इनका जन्म इलाहाबाद में। और एक दोस्तों इनकी रचना है कटरावी आरजू। इसके बाद निम्नलिखित में से किस रासो काव्य को, जिस रासो काव्य का मूल विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है। दोस्तों बताना है इसमें कौन सा ऐसा रासो काव्य है। आदिकालीन साहित्य का दोस्तों रासो काव्य एक महत्वपूर्ण जो है भाग है। तो बताना है इसमें कौन सा जो है जिसका जो है विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और दोस्तों पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों पृथ्वीराज बीसल देव रासो इसका राइट आंसर दोस्तों। बीसल देव रासो दोस्तों जो है एक नरपति नाल द्वारा रचित रचना है दोस्तों। इसमें राजा बीसल देव और राजमती के प्रेम विवाह और वियोग का वर्णन है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना राजा बीसल देव और राजमती के प्रेम विवाह का वर्णन है। और दोस्तों ये एक छोटी सी रचना है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और दोस्तों ये मुक्ता जो है ये वीर रचना होकर श्रृंगार प्रधान रचना है। 34 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है। तो दोस्तों बताना भक्ति काल के किस कवि को सबसे कम महत्व दिया है। 4 ऑप्शन है, तुलसी, सूरदास, कबीर और दोस्तों जायसी। तो दोस्तों इसका सबसे राइट आंसर है दोस्तों इसका जो है कबीर को दोस्तों उन्होंने सबसे कम महत्व दिया है दोस्तों। उन्होंने लिखा है अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि तुलसी के प्रति जो मोह था वो कबीर के प्रति जो है उनको अन्याय कर गया दोस्तों। तो तुलसी के प्रति उनका मोह ज़्यादा था और तो इसलिए और कबीर के प्रति दोस्तों उनका जो है रवैया अन्यायपूर्वक था। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के पढ़ा। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया था। और दोस्तों आचार्य इसको जो है 3 रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा और आश्रयवादी काव्य धारा। तो दोस्तों भूषण जो है बताना किस काव्य धारा के कवि हैं। तो दोस्तों भूषण जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। रीतिमुक्त काव्य धारा में दोस्तों आते हैं गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। और रीति सिद्ध कवि में जो दोस्तों एक मात्र कवि बिहारी हैं जिन्होंने बिहार सस्सई लिखी, जिसमें दोस्तों 713 दोहे, कहीं कहीं 700 दोहों का वर्णन मिलता है। इसके बाद दोस्तों प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। बताना दोस्तों कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रेमचंद की जो है उर्दू कहानियों का संग्रह जो सोजे वतन था वो दोस्तों अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसका राइट आंसर दोस्तों सोजे वतन है। दोस्तों प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। और अंग्रेज़ों के दोस्तों बचने के लिए ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। पहले उर्दू में लिखते थे, इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। निम्नलिखित में अष्टचाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि कौन से हैं। दोस्तों जो बताना कौन सा कवि है जो अष्टचाप के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है कुम्भन दास, सुंदरदास, नंददास और परमानंद दास। तो दोस्तों अष्टचाप के कवियों में कुम्भन दास सबसे वरिष्ठ कवि थे और नंददास और दोस्तों परमानंद दास, ये तीनों दोस्तों अष्टचाप के कवि हैं। और जबकि सुंदरदास दोस्तों अष्टचाप के कवियों में नहीं आते, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। ये दोस्तों संत काव्य धारा के कवि हैं। सुंदरदास, मलूकदास, सुंदरदास, नानक, कबीर, ये दोस्तों सब संत काव्य धारा के कवि हैं।
इसके बाद मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा का दोस्तों ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा है, दोस्तों बताना है। मात्रा की क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत, तो दोस्तों आपको पता है कि दोहा का जो विपरीत होता है दोस्तों वो होता है सोरठा, जिसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोहा का जो विपरीत होता है दोस्तों उल्टा, वो दोस्तों सोरठा होता है। दोस्तों चौपाई में चौपाई एक सम्मात्रिक छंद होता है और दोस्तों इसमें 4 चरण होते हैं और दोस्तों प्रत्येक चरण में दोस्तों इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। जो सोरठा में दोस्तों 4 चरण होते हैं और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 11-13 और 11-13 मात्राएं होती हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, कूट का मिलान करना दोस्तों मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीह और तमस। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मंगलसूत्र जो है उपन्यास है उसके लेखक हैं दोस्तों प्रेमचंद। ये इनका अधूरा उपन्यास है, इसको ये पूरा नहीं कर पाए थे। इरावती के जो दोस्तों रचनाकार हैं आपको पता है, इरावती के रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं आप जयशंकर प्रसाद, इसका 202 है। आवारा मसीह है दोस्तों ये जीवनी है विष्णु प्रभाकर की, और तमस जो है दोस्तों ये भीष्म सायनी का। ये दोस्तों इस तमस जो है एक जो है भीष्म सायनी का उपन्यास है। ये दोस्तों देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वां दोस्तों पूछना है। 40वां में क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और राग दरबारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों है। तो दोस्तों जो संस्कृति के 4 अध्याय ये दोस्तों निराला जी की रचना है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखें। और दोस्तों ये राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है दोस्तों। भारत और कविता के नए प्रतिमान ये दोस्तों नामवर सिंह की रचना है। और दोस्तों ये जो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये दोस्तों रामविलास शर्मा की रचना है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों राग दरबारी रचना दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की रचना है दोस्तों, जिसमें दोस्तों उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी के रचनाकार दोस्तों कौन है दोस्तों, अभी देखो ऊपर प्रश्न पूछा गया। राग दरबारी के रचनाकार दोस्तों श्रीलाल शुक्ल है। तो दोस्तों प्रश्न 41 का बताना है। तो दोस्तों इसके रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल, और जिन्हें दोस्तों 1969 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को दोस्तों किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों बताना। सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तिलम, आंगन के पार द्वार। तो दोस्तों इसमें जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपना सहयोग देते रहें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर हुआ है। तो दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण सभी को पता है कि द्विवेदी युग का नामकरण दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के दोस्तों प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों जैसा कि आप पता है कि द्विवेदी जी ने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य भी किया। 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला था। इसके बाद दोस्तों 44 से पूछा, हारे को हरिनाम शीर्षक का ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों हारे को हरिनाम जो शीर्षक ग्रंथ है दोस्तों उसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों अन्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और दोस्तों रश्मिरथी। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था रश्मिरथी जो कुरुक्षेत्र दोस्तों इन्हीं की रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद दोस्तों 45 में भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता गलत है उसको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसमें बताना है 4 ऑप्शन दिए हैं। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे,
इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने दोस्तों सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न क्रमांक 45 है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों गलत है कि इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। दोस्तों ये इसका गलत है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 का। तो दोस्तों इसके बाद है आला खंड का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आला खंड का दूसरा नाम बताना है परमान रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो और हम्मीर रासो। तो दोस्तों आला खंड का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है परमार रासो। इसको परमार रासो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस परमार रासो का एक नाम आला खंड है और इसके जो परमार रासो के रचयिता हैं दोस्तों वो है जगनिक। दोस्तों इस परमार रासो में आला ऊदल नामक दो जो है वीर लोग पुरुषों की दोस्तों वीरता का वर्णन है। आला ऊदल दो दोस्तों राजा परमार के जो वीर योद्धा थे और दोस्तों इन जो महोबा का क्षेत्र इन्हें सौंपा गया था वहाँ दोस्तों ये जो है वीर सेना नायक थे, उनकी वीरता का वर्णन दोस्तों परमार रासो में किया गया है। राजा परमार की दोस्तों राजाओं का राजा था, राज शासन था उस समय 1050 ईस्वी के आसपास बुंदेलखंड में। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों के रचनाकार को सिलेवार प्रेम कीजिए दोस्तों गबन, गोदान और सेवा सदन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे पहले दोस्तों लिखा गया था दोस्तों सेवा सदन 1918 में। तो दोस्तों इसके लिए पहले आएगा गा, सेवा सदन के बाद दोस्तों गबन और गबन के बाद दोस्तों आएगा गोदान। गोदान सबसे लास्ट में लिखा गया था दोस्तों खा नंबर का, तो खा नंबर का इसमें है दोस्तों। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1936, इसको आप याद रखना। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 में लिखा गया था। 1935-36 में दोस्तों कहीं कहीं 35 और कहीं कहीं 36 में है और दोस्तों इसको आप अच्छी तरह याद रखें। तो दोस्तों पहला आएगा 1918 में सेवा सदन, फिर दूसरे नंबर में आएगा दोस्तों गबन और तीसरे नंबर में दोस्तों गोदान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 47 का बी। तो पहले दोस्तों आएगा आपका गा और फिर आएगा दोस्तों का और खा, गा का खा। इसका राइट आंसर दोस्तों 47 का बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं दोस्तों बताना। खड़ी बोली की हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले को जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के जो रचनाकार हैं सर्वप्रथम रचना करने वाले हैं वो हैं दोस्तों अमीर खुसरो। 48 का राइट आंसर दोस्तों अमीर खुसरो। दोस्तों इन्हें हिंदुस्तान की तूती या तोते हिंद के नाम से जाना जाता था। इनका दोस्तों वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल हसन। और दोस्तों जो गुरु निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे दोस्तों, गुरु निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इन्होंने दोस्तों पहेलियाँ, दो सुखने, गज़लें इत्यादि दोस्तों, और दोस्तों इनके संगीत का जो है जनक भी कहा जाता है। जायसी का पूरा नाम था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायस नगर के रहने वाले थे रायबरेली के पास। और विद्यापति दोस्तों सिंगारिक कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिंगारिक कवि माना, ना कि भक्त कवि। इसके बाद दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे और दोस्तों 35 वर्ष की अल्पायु में भी दोस्तों इनका निधन हो गया था। उन्होंने दोस्तों 17 से 18 नाटक लिखे थे। उसके बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो के रचयिता का नाम कौन से? दोस्तों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई और तुलसी। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 49 का राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो है पंक्ति जो है पायो जी में राम दोस्तों मीराबाई की पंक्ति है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों मीराबाई जो है भक्ति कालीन की कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री हैं और दोस्तों इन्होंने जो है कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, मल्हार, और जो दोस्तों इस तरह ये इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं एक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाए। दोस्तों इनकी मृत्यु दोस्तों द्वारका में हुई थी और बताते हैं कि कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है मीराबाई का जो है संक्षिप्त परिचय था। और दोस्तों इनका जन्म जो है राजस्थान के कुड़की के मेड़ता के समीप कुड़की नामक ग्राम में हुआ था।
इसके बाद दोस्तों इनके गुरु का नाम था दोस्तों रैदास, ये भी आप याद रखें। संत रविदास जो इनके गुरु थे दोस्तों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? दोस्तों कबीर, सूरदास, तुलसीदास और दोस्तों जायसी। तो दोस्तों आपको पता है कि कबीर ने दोस्तों, कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा थी। सूरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों, सूरसागर, सूरसारावली से, ये दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तुलसी ने दोस्तों अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था इनका। जबकि दोस्तों जायसी ने केवल जो है अवधी भाषा, सूफी कवि थे, उन्होंने दोस्तों जायसी भाषा में दोस्तों अवधी भाषा में ही रचना की। जायसी, इनका पूरा नाम था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम दोस्तों, कहरनामा, मसलनामा और कानावत और चित्ररेखा। दोस्तों इस तरह इनकी रचनाएं बताई जाती हैं कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा था, उसमें 3 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है दोस्तों, और पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती की कहानी का वर्णन है। ये दोस्तों 1540 में लिखा गया था पद्मावत। तो दोस्तों ये थी प्रश्नोत्तरी। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे पुनः एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इसी तरह आप अपना प्रेम और स्नेह बनाते रहें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।